नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग और तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए 244 244 नंबर सेट आप लोगों का आज है। कल 245 होगा। यानी कि बढ़ते चलना है, आपको कभी भी बैक नहीं देखना है। आराम से आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। एक ऐसा समय आएगा कि आपको सामने आपका लक्ष्य दिखाई देगा। ठीक है, हाँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई हाँ, अच्छा क्वेश्चन तो है ही ये। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कार में एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है। ठीक है, एक व्यक्ति कार में विराम में बेचारा बैठा हुआ है। ठीक है, सड़क से सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। एगो क्रिया होता है और एगो प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया आ रहा है, वो बताइए। प्रतिक्रिया क्रिया दे रहा होगा, जितना उतना ही प्रतिक्रिया मिलता होगा। प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। कह रहा है कि अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब कार विरामावस्था में होती है तो प्रत्येक पहिए पर प्रतिक्रिया बल आपका आर होती है। जब कार हम कह देंगे, जब कार विरामावस्था में है, विराम में होती है, जब कार विराम में होती है तो जब कार विराम में होती है तो प्रत्येक पहिए पर, यहाँ समझना है बात, वो फली एकदम आसान क्वेश्चन है। प्रत्येक पहिए पर प्रतिक्रिया बल आर होती है। प्रत्येक पहिए पर प्रतिक्रिया बल आर होती है। ठीक है, आर होती है, प्रतिक्रिया बल आर होती है। जितना प्रतिक्रिया है उतना ही तो क्रिया होगा। प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन अग्र पहिए में, तो फिर देख लीजिएगा आर होती है। यह बल कार के वजन के कारण होता है। यह बल कार के वजन के कारण होता है। वजन के कारण होता है। ठीक है, कार के वजन के कारण होता है। और एक बात फिर बता दीजिएगा, यह बल कार के वजन के कारण होता है जो चार पहियों में, जो आप कह दीजिएगा, चार पहियों में जो चार पहियों में कहिएगा कि चार पहियों में समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है। चार पहियों में समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है। जब कार सीधी आपका समतल सड़क पर जब कार सीधी समतल सड़क पर जब कार सीधी समतल सड़क पर चलती है तो कार के वजन में कोई परिवर्तन होगा नहीं। कार के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वजन के कारण ही ना बल है वो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि क्या बात है, क्योंकि कहिएगा कार के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कार की ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई अतिरिक्त क्योंकि कार के ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई
ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई अतिरिक्त बल नहीं लगता है, कोई अतिरिक्त बल नहीं लगता है, नहीं लगता है। अतः कह दिया जाएगा कि अतः अग्र पहिए के आपका प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, कहिएगा आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, या आर के बराबर होगा, तो आर के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा, ठीक ना। हाँ, आर के बराबर ही होगी ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सरल लोलक गर्मियों में सुस्त हो जाता है, क्यों भाई? गर्मी में सुस्त चलती है क्यों? सबसे पहली बातें समझ लीजिएगा। आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल बताइएगा। लोलक घड़ी का आवर्तकाल या सिंपली लोलक का आवर्तकाल जब निकालना होता है तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटा G होती है। अब यहाँ देखिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, और यहाँ पर फिर कहिएगा T में और G में उल्टा संबंध होती है, यही ना है उल्टा संबंध। ये तो बातें सही हो गया। अब फिर समझेंगे एक बात आप लोग। अब देखिए, कहिएगा आवर्तकाल अगर बढ़ जा रहा है, आवर्तकाल का बढ़ना घड़ी का सुस्त होना होता है। अगर जाने आने में आपको समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं। जाने आने में समय ज़्यादा लग रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं, माने जाने आने में ज़्यादा समय लगना माने आवर्तकाल ज़्यादा है, तो आप स्लो चल रहे हैं। हम इस चीज़ को लिख दे रहे हैं। आवर्तकाल का बढ़ना समझेंगे यहाँ पर। आवर्तकाल का बढ़ना ये बतलाता है लोलक घड़ी का सुस्त हो जाना, लोलक घड़ी का सुस्त हो जाना। और फिर यहाँ पर लिख देंगे आवर्तकाल का घटना, कहिएगा लोलक घड़ी का क्या हो जाना? तेज हो जाना, तेज हो जाना। यही तो बातें हैं सर। अब देखिएगा, लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। कहिएगा गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि होती है। लिख दे रहे हैं गर्मी के दिनों में, यहाँ लिखा जा रहा है गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि होती है, आंशिक वृद्धि हो जाती है, आंशिक वृद्धि हो जाती है। गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि हो जाती है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, और घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से ऑलरेडी वहां पर लिख दिए हैं। और घड़ी सुस्त हो जाती है। ये बातें सब इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं, ये सब का सब इम्पोर्टेंट बातें लिखा हुआ है। ये मोस्ट VVI बातें हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक ना। ये सब बातों पर ध्यान रखेंगे। तो वही बात लिखे हैं, आवर्तकाल का बढ़ना, घड़ी का सुस्त हो जाना। तो गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि हो जाती है, लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि हो जाती है, और जिससे लोलक घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? गर्मी में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। हो गया यहाँ पर लोलक घड़ी की बताइएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई में आंशिक वृद्धि हो जाती है। लीजिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये बात महान वैज्ञानिक एवोगाड्रो साहब ने बताया था। और आप लोग कह देंगे ये बात तो बताए थे
कहेंगे कि एसटीपी या एनटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के, किसी भी गैस के, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या 22,400 ml, 22,400 ml होता है तथा 22.4 लीटर में, तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 के बराबर होती है, के बराबर होती है। चलिए ये बातें तो देख लिए, कितना के बराबर, 6.022 गुने 10 का पावर 23 के बराबर होती है। बहुत अच्छा सवाल था। ये बात महान वैज्ञानिक एवोगाड्रो साहब ने बताया था कि समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यही बात महान वैज्ञानिक एवोगाड्रो साहब ने बताया था और इनका कहना था कि एनटीपी या एसटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस के, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है और 22.4 लीटर का मतलब कि 22,400 ml होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुणे 10 का पावर 23 के बराबर होती है। कौन ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले नंबर पर आ जाते हैं। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होती है? तो सबसे कम विचलन किसका होगा? तो सबसे कम विचलन में हमारा लाल होती है। लाल रंग सबसे कम विचलन, सबसे ज्यादा इसका होती है बैगनी का। सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन होती है, डेविएशन होती है विचलन बैगनी का, और सबसे कम विचलन लाल का होती है। क्योंकि ये जो विचलन होती है ना, ये जो विचलन हो गया, सबसे कम विचलन किसका होती है? लाल का, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होती है ना, अपवर्तनांक हमारा इसका कम है। और इसके साथ साथ देखिएगा तो इसके लिए जो होती है ना, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसमें प्रकीर्णन भी कम होती है, इसमें बिखराव भी कम होती है, स्कैटरिंग भी कम होती है। ये तो बहुत बार बताए हैं। लीजिए अगला है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण जो होती है ना, इसका परावर्तक सतह समतल होता है। ये समतल दर्पण की बात करेंगे तो परावर्तक सतह जो होती है, परावर्तक सतह बराबर समतल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बराबर होती है इसका समतल होती है, प्लेन होती है। जब इसका परावर्तक सतह समतल है, किसी गोला का भाग नहीं है, तो बताइएगा इसका वक्रता त्रिज्या जो होती है r बराबर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। किसी गोला का भाग नजर आ रहा है? नहीं, किसी गोला का भाग नहीं है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह समतल होता है। इसलिए बताइएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या शून्य होती है, एक की, या अनंत होती है? अनंत होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रखेंगे फोकस दूरी भी इसकी क्या होती है? अनंत होती है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, सही बात है। एक वायुमंडलीय दाब कितना के बराबर होती है? एक वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होती है 1.013 गुने 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर, यही ना। तो एक वायुमंडलीय दाब जो होती है 1.013 गुने 10 का पावर 5 पास्कल। इतना ज़्यादा दबाव है, इतना ज़्यादा दबाव है, फिर भी हम लोग धंस नहीं रहे हैं सर। इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, आपका आर्टरी है, भेन है, कैपिलरीज है, वो अंदर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो भी आपका उससे कहीं ज़्यादा दबाव लगा रहा है।
कह रहा है कि ये बैलेंस किए हुए है। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिसके कारण इस दबाव का हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, इससे हम अभ्यस्त हैं। गलत हो गया ना। फिर करें कि हमारी हड्डियां काफी मजबूत है, उस दबाव को सहन कर सकती है, नहीं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, 7 नंबर सवाल पढ़ लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए, टेलीविजन दर्शक, ठीक है, डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? तो एक तो ये होती है कि एंटीना छोटा होता है, एक है कि एंटीना छोटा हो गया, दूसरा है कि आपका जो हमारा वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। वर्षा की बूंदें जो है रेडियो तरंग की ऊर्जा को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगे की ऊर्जा की मूल दिशा से विचलित करती है। हाँ, यानी कि वर्षा की छोटी बूंदें जो होती है एक प्रिज्म की तरह काम करती है, एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है, एक प्रिज्म की तरह काम करती है, विचलित करती है। इसका मतलब कि सारा का सारा फैक्टर हो सकती है। तो केवल एक, केवल दो, या 1, 2 और 3, तो कहिएगा तीनों का तीनों फैक्टर लागू हो सकती है। यहाँ पर तीनों फैक्टर लागू होगी यहाँ पर। अगला नंबर में क्या है हमारा, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान माने प्रीफर्ड दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित आपका विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। ठीक है, दूसरा है कि एक बल्ब के अपेक्षा, एक बिजली के बल्ब के अपेक्षा, ठीक है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कहिएगा कि ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग संपूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, इसका एक कारण है कि इसकी दक्षता ज़्यादा होती है। इसकी दक्षता क्या होती है, तो कहिएगा दक्षता ज़्यादा होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की दक्षता बिजली के बल्ब की अपेक्षा ज़्यादा होती है, बात को समझिए। और साथ साथ ये एनर्जी कंजम्पशन जो होती है, माने कि एनर्जी जो होती है, लॉस, आपका जो विद्युत ऊर्जा होती है, इसका खपत भी कम करता है। और इसके साथ साथ ये जो है ना, ये गर्मी पैदा कम करती है, गर्मी पैदा कम करती है। और ये आपका यानी कि उसके रेस्पेक्ट में, बल्ब के रेस्पेक्ट में ये जो होती है गर्मी कम देती है, माने कि ये ठंडक टाइप का एहसास दिलवाती है, माने कि उसके रेस्पेक्ट में। ये सब कारण हो सकते हैं। इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, तो कहिएगा कि अधिक में बाह्य सतह होती है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, इस पर भी पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगभग संपूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं है, इसमें से, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ें नहीं दी गई है, ठीक ना, ऐसी कोई चीज़ें नहीं दी गई है। थोड़ा बहुत ए मिल रहा है, लेकिन ए भी उतना ज़्यादा परफेक्ट हमारा नहीं है, इसलिए सही जवाब मिल जाएगा ई नंबर। लीजिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होती है। देखिए, सेमीकंडक्टर कहा जाए कि सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत प्रवाह का कारण, विद्युत प्रवाह का कारण अगर पूछ दिया जाए तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कह दीजिएगा, होल्स होती है। लेकिन वही कह देंगे कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह, मेटालिक कंडक्टर में धारा का प्रधारा विद्युत प्रवाह का कारण, विद्युत प्रवाह का कारण अगर पूछ दिया जाए मेटालिक कंडक्टर में, तो कहिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। अगर वही कह दिया जाएगा कि ये तो सेमीकंडक्टर में कर दिए, मेटालिक कंडक्टर, एक बात बताइएगा, कह दिया जाए कि मेटालिक कंडक्टर में विद्युत प्रवाह का कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह का कारण होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा नहीं, होल्स द्वारा, दोनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों द्वारा होती है।
लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर यह है कि देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। क्या क्या दिया हुआ है कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है बल्कि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड होती है, यहाँ पर कह रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर बताइए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। अब यहाँ करें कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। हाँ ये बात सही है, सुनिए मेरी बात। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण जो होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर की जाती है। समझ लीजिए पहले बात को। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे तो इसका खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी। खोजकर्ता जो हो गया एनरिको फर्मी साहब हैं। एनरिको फर्मी साहब खोज करता है। और ये बात बताइएगा इसमें नाभिकीय ऊर्जा को देखिए यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। कौन हमारा? यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है ये। और इसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और ये बात बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है आपका अप्सरा। इंडिया का फर्स्ट परमाणु रिएक्टर अप्सरा होती है। इंडिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र के तारापुर शहर में है जिसका नाम है अप्सरा है, महाराष्ट्र के तारापुर शहर में है। तो बताइए इसका कोई ऑप्शन बन रही है तो बताइए। तो बताएंगे कौन हो जाएगा आंसर? तो कह रहे कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। गलत हो गया ना, ये गलत है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, हाँ कंट्रोल्ड होती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। माने कि एक हल्का ग्रह तारे के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है, घूम रहा है। तो ये बताइएगा चारों तरफ घूम रहा है तो वहां पर घुमाने के लिए जो जिम्मेवार बल है अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां पर। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्व आकर्षण बल R का पावर -5/2 के समानुपाती है तब कहिएगा कि ये जो हमारा परिक्रमण काल जो है दिया हुआ कि परिक्रमण काल का जो हमारा है वो त्रिज्या के साथ कैसे संबंधित है। तो भाई इसको तो न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, ठीक है बना देते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल बताइए कितना हो गया। सबसे पहली बातें बता दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होती है, यहाँ F बराबर हो गया। यहाँ पर देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर के आर का माइनस, यहाँ पर कहिएगा के आर का -5/2, के आर का -5/2 हो जाएगा। के आर का माइनस आर माने कि छोटा वाला, बड़ा वाला आर ही लिख दे रहे हैं। लीजिए हम बड़े वाला आर लिख दे रहे हैं। के आर का -5/2 अभिकेंद्रीय बल,
अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है यहाँ पर हो गया mv² बटा r, ये होती है mv² बटा क्या होती है, r होती है। चलिए इसको छोटे वाला लिख देते हैं, हटाइए, छोटे वाला r के रिस्पेक्ट में बना दीजिएगा। अब लीजिए ये वाला हो गया। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि यहाँ पर ये दोनों बल बराबर होगा, ये दोनों बल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों का दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। F बराबर कहिएगा FC के, F बराबर क्या हो गया, FC के। तो जब दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा कि r का -5/2 बराबर mv² बटा r, mv² बटा r के बराबर हो जाएगा। वेग को t के पद में व्यक्त करना है, वेग को t के पदों में t के पदों में व्यक्त किया जाना है, पदों में। तो वेग को t के पदों में अगर कह दिया जाए, v बराबर हो जाएगा 2πr बटा t हो जाएगा, 2πr बटा t। तो यहाँ पर आप लोग मान भर दीजिए, यहाँ पर मान भर दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 से तो यहाँ पर बता दीजिएगा k इंटू r का -5/2 बराबर, यहाँ लिख दिया जाए m और यहाँ पर कह देंगे r, m बटा r, और यहाँ लिख दिया जाए कि 4 पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर बटा t का स्क्वायर। तो एगो r से एगो r कट जाएगा, एगो r से एगो r कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा कि r का -5/2 बराबर, यहाँ पर कह दिया जाए कि यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस तरह से कह दीजिएगा t² के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए। अब यहाँ से डायरेक्ट t² निकाल दीजिए, हटाइए, कहला हमारे पास जगह कम है। तो t² बराबर हो जाएगा, t² बराबर हो गया हमारा कितना के, तो कहिएगा 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर mr, 4 पाई स्क्वायर mr और डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर mr डिवाइडेड बाई k इंटू r का -5/2, r का -5/2 हो जाएगी। और यहाँ पर ये कर दीजिए इस तरह से 4 पाई स्क्वायर m और डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा 4 पाई स्क्वायर m और डिवाइडेड बाई k। ये हमारा 4 पाई स्क्वायर m और डिवाइडेड बाई हमारा k, और बराबर ये कर दीजिएगा यहाँ पर कहिएगा r का पावर 1 हो गया, r का पावर 1 हो गया। ये ऊपर में जाएगा, जब ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कह दीजिएगा कि यहाँ पर कह देंगे, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा -5/2, -5/2, यहाँ पर 1 माइनस कर दीजिएगा, 1 माइनस, यहाँ पर -5/2 हो जाएगी। और इसी को जब कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि सर t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का पावर कितना, 7/2। यही आपके प्रश्न का जवाब बनेगा। ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे, इस तरह का सवाल नहीं पूछेगी आपसे, ये सवाल ऐसे ही जबरदस्ती दे दिया गया होगा, गलती से पड़ गया होगा, गलती से ये, ठीक ना। इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा आपसे, इस तरह का सवाल आपसे नहीं पूछेगा, गलती से ये दे दिया गया होगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे से ऊपर गया तो माइनस का साइन होगा, ऑलरेडी ये माइनस है, ठीक है। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और ये नियम कहता है कि किसी कुंडली में
जिस कारण ईएमएफ पैदा होता है या जिस कारण किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न होती है। तो ये जो है ना लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये अगले नंबर पर आते हैं, डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन जो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रॉपर्टीज होती है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर फैराडे ने चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया था। तो ये तीनों का तीनों हमारा चुंबकीय पदार्थ है। कौन पदार्थ है? तो चुंबकीय पदार्थ में आ गया, एक होती है हमारा पारामैग्नेटिक सबस्टांस, एगो होती है डाईमैग्नेटिक सबस्टांस, एगो होती है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में डोमेन मिलती है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में डोमेन मिलती है। और कह देंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में डोमेन मिलती है। एक डोमेन में 10 का पावर 18 से 10 का पावर 21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है एक चुंबक होता है तथा उसमें असंख्य परमाणुओं का समूह होता है। असंख्य परमाणुओं का समूह होता है जिसे डोमेन कहा जाता है। असंख्य परमाणुओं का समूह होता है जिसे डोमेन्स कहा जाता है, जिसे DOMAINS डोमेन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डोमेन्स के नाम से जाना जाता है। तो डोमेन्स किस में देखने को मिलेगा? लौह चुंबकीय पदार्थ में, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में, जिसके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक हजारों में होती है। और ये जो होती है लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर चुंबक के नजदीक ले जाइएगा तो ये शक्तिशाली क्षेत्र में प्रबलता से चुंबकित होती है। और ये प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास ले जाइएगा तो चुंबक के शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा ये प्रतिकर्षित होती है। और ये अनुचुंबकीय पदार्थ होती है, इसको चुंबक के पास ले जाइएगा तो ये चुंबक के शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा कम प्रबलता से चुंबकित होती है। कम प्रबलता से, ज़्यादा से नहीं, कम प्रबलता से। ये सब प्रश्न पूछता है, बिहार पूछता है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक ना। हाँ लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। गॉड पार्टिकल इसमें कौन है? न्यूट्रिनो। तो नहीं सर, न्यूट्रिनो का संकेत होती है N00 होती है। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसी को कहते हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। गॉड पार्टिकल कहा जाता है, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल का उपनाम दिया गया है, मेसॉन को नहीं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, अलवणीकरण समुद्री जल। हाँ, आपका प्रतिलोम परास माने रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का पानी पिए है ना, आरओ वाटर, तो मतलब कि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पर वो काम करता है, ड्रिंकिंग वाटर, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है ये। पाश्चुरीकरण, बताइए चाय का पाश्चुरीकरण किया जाता है कि दूध का किया जाता है? दूध का किया जाता है, चाय का नहीं किया जाता है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे बढ़ जाइए आप लोग, अगला क्या है? निम्नलिखित में निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ एकदम अभिक्रिया नहीं करता है, कौन है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो सुनिए, जल में भी देखिएगा तो ठंडा जल के साथ, गर्म जल के साथ हम सारी कहानी लिख दे रहे हैं। कह दिया जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, पोटेशियम एंड सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती है। कहिएगा, ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है, तेजी से अभिक्रिया करती है। कौन कौन हमारा? तो कहिएगा सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम की बात करते हैं तो ठंडे जल के साथ आपका अपेक्षाकृत कम तेजी से अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ
जल के साथ कहिएगा आपका पोटेशियम एंड सोडियम के अपेक्षा कम तेजी से अभिक्रिया करती है, कम तेजी से अभिक्रिया करती है, लेकिन ठंडे जल के साथ ही करती है, अभिक्रिया करती है। ये भी ठंडे जल के साथ ही करती है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होती है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ये अभिक्रिया करती है ये। चलिए और एक और बातें लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या लिख दे रहे हैं, तो एल्युमिनियम हो गया यहाँ Fe हो गया, Zn हो गया, ना ही गर्म जल के साथ और ना ही ठंडे जल के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हो गया Pb का मतलब सीसा हो गया, कॉपर हो गया, यहाँ पर Ag हो गया, Au हो गया, तो कहिएगा कि ये जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती है, जल के साथ नो रिएक्शन, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखे, सब क्वेश्चन है, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है, ये सब बातें लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखे, मोस्ट भी आई में रख दीजिएगा। ये बातें सब का सब मोस्ट भी आई है, ठीक है। हाँ, हम जितनी बातें लिखे हैं सब क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, तो या तो ऑप्शन में Pb होगा, या कॉपर होगा, या चांदी होगा, या सोना होगा। तो आयरन है, यहाँ लेड दिया हुआ है तो लेड मार दीजिएगा। ये जो होती है गर्म जल के साथ क्रिया करेगी मैग्नीशियम, और आयरन जो होती है भाप के साथ क्रिया करती है, किसके साथ, भाप के साथ क्रिया करेगी, लेकिन लेड बिल्कुल क्रिया नहीं करेगी। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। लीजिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में, धब्बा रहित, धब्बा नहीं रहना चाहिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन होती है। तो लोहा के साथ में देखिए, लोहा अगर हम लोग शुद्ध अवस्था में हम लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं, लोहा को शुद्ध अवस्था में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि मुलायम होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है, 0.05% कार्बन भी मिला दिया जाता है ताकि वो कठोर हो जाए। लेकिन और इसमें धब्बा रहित बनाने के लिए या तो उसमें आप मिला दीजिए क्या, क्रोमियम मिला दीजिए, क्रोमियम मिला दीजिए, और नहीं तो उसके साथ क्रोमियम और निकेल मिला दीजिएगा तो ये इस्पात बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील का निर्माण कर लेगा वो। तो बताइए, एल्युमिनियम की टीन की यहाँ क्रोमियम मिला दिया जाएगा, क्रोमियम मिला दिया जाए, Cr मिला दिया जाता है ये, ठीक है। हाँ, अगला है CO समूह का आबंध क्रम क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड कह देते हैं। तो CO का देख लीजिएगा, डाई एटॉमिक के लिए हम बताने जा रहे हैं, किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर। सुनिए, बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होती है। तो CO के लिए तो कहिएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस चार्ज है, इसमें लोन पेयर दे दीजिएगा 2 गो, इसमें भी लोन पेयर 2 गो हो गया। तब बताइएगा बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 हो जाएगा। अगर N2 की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कहिएगा 3 हो जाएगा। कैसे सर, तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। O2 में पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 गो हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड हैं इसमें, उसी को तो बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें कोई है 2.5, 3, 3.5, 1, तो कहिएगा नहीं सर इनमें से कोई नहीं होगा। सही में क्या बनेगा, तो 3 बनेगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा ये, ठीक है। लीजिए, सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी रहती है। जनरल जो हम लोग ट्यूब लाइट यूज करते हैं इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, सामान्य ट्यूब लाइट में जो गैस भरी रहती है कहिएगा कि आपका उसमें भरी रहती है आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी जाती है, आर्गन और मरकरी की वाष्प भरी हुई होती है। तो कोई है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, गलत हो गया, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, सही जवाब मिल गया हमारा 1, C नंबर ऑप्शन सही हो गया।
हरे फलों को कल बताए थे, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? मेथिलीन, मेथिलीन METHYLEN, मेथाइलिन करता है, मेथिलीन करता है नहीं, ऑक्जिन नहीं। तो ये प्लांट का हार्मोन होती है, प्लांट का कहिएगा हार्मोन है, ये प्लांट का हार्मोन हो गया हमारा, ये ऑक्जिन हो गया हमारा, ये प्लांट का हार्मोन हो गया। एसिटिलीन, ये कहिएगा एसिटिलीन, कैसे? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र CaC2 होती है, जल के साथ क्रिया करता है तो C2H2 देता है और प्लस CaOH का होल ट्वाइस देती है, इसी को तो कहते हैं एसिटिलीन कहा जाता है। और यही फलों को पका देता है, हरे फलों को पका देता है ये, ठीक है। हाँ, तो कौन हो गया आंसर? एसिटिलीन हो जाएगा, जिसका सूत्र हो गया C2H2। कभी कभी पूछ देता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये रहा हमारा, यही तो हो गया, यहाँ पर यही बातें पूछती है। सिग्मा बॉन्ड को गो इसमें पूछ दिया जाए तो 1 2 3 गो होती है, पाई बॉन्ड पूछ दिया जाए तो को गो हो गया? तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 गो हो गया, पाई बॉन्ड को गो 2 गो हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आ जाइए, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची वाला तो बहुत आसान रहता है ना आप लोगों के लिए, बहुत आसान रहती है सूची वाला। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत हो वहां पूछ लेना है। देखिए आचार, आचार के परिरक्षक में हम लोग किसका यूज करते हैं? एसिटिक एसिड का, इसकी मुलाकात 2 से करवा देना है। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होती है? लैक्टिक अम्ल, 3 से मुलाकात करवा देना है, ठीक ना। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, 4 से मुलाकात करवा दीजिएगा। और ये शीतल पेय और सोडा वाटर में क्या होती है? कार्बोनिक अम्ल होती है, इसकी मुलाकात 1 नंबर से करवा दीजिएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी नंबर हो गया आंसर। कहा जाता है कि सोडा वाटर के, देखिए CO2 के जलीय विलयन को, CO2 के जलीय विलयन, CO2 के जलीय विलयन बराबर कह दीजिएगा सोडा वाटर। क्या होती है ये? सोडा वाटर। तब ना हम लोग कह देते हैं CO2 और प्लस क्या हो गया? H2O, तब हम लोग कह देते हैं H2CO3 होती है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कौन अम्ल हो गया? कार्बोनिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। ये कार्बोनिक अम्ल हो गया, यही बन गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होती है? कार्बोनिक अम्ल होती है। मिलान सही हो गया, सही मिलान हो गई, सही मिलान हो गई। अगले नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल किसको कहा जाता है? तो कहिएगा नाइट्रोबेंजीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन, सुनिए, नाइट्रोबेंजीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल कहते हैं, नोबेल का तेल, नोबेल का तेल कहा जाता है तथा इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। तथा इसका उपयोग क्या चीज बनाने में? डायनामाइट, डायनामाइट बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, डायनामाइट बनाने में किया जाता है। तो लो भाई, यहाँ पर नोबेल का तेल नहीं, ट्राई नाइट्रोबेंजीन को, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई ट्राई लगा दीजिएगा। ट्राई नाइट्रोबेंजीन को नोबेल का तेल कहा जाता है और इसका उपयोग जो होती है डायनामाइट बनाने में किया जाता है। हाँ, डायनामाइट बनाने में किया जाता है। देखिए नोबेल का तेल किसको कहते हैं? तो ये वाला हमारा सही हो गया। ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन को नोबेल का तेल कहते हैं। TNG इसको कहा जाता है, TNG। ये बताइए TNP को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। TNP को कौन अम्ल कहते हैं? पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक, PICRIC, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। सुनिए, नाइट्रोबेंजीन रहेगा खाली, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल, मिराबेन का तेल कहा जाता है। तेल मिर्बेन का तेल कहते हैं। और ये नोबेल का तेल है, ये वाला है, TNG को नोबेल का तेल, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है, मिर्बेन का तेल कहा जाता है। ये दोनों सवाल पूछता है, तीन गो बातें लिखे ना, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखिए पिक्रिक अम्ल कहा जाता है, ये उत्तम विस्फोटक होती है, यह एक उत्तम विस्फोटक है, बढ़िया है, आरडीएक्स से भी बढ़िया होती है, उत्तम विस्फोटक होती है। नाम है अम्ल, लेकिन भाई ये अम्ल का गुण शो नहीं करता है, यह एक उत्तम विस्फोटक है, उत्तम विस्फोटक है हमारा, उत्तम विस्फोटक में आती है ये। कौन हो जाएगा आंसर? ये रहा आंसर हमारा, 1 नंबर आंसर हो गया। किसको निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल पड़ा? तो नोबल का तेल किसको कहते हैं? टीएनजी, टाई नाइट्रो, टाई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो, बाबा ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन ना, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, टीएनजी टाई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल कहते हैं, और नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं। किसका तेल? मिर्बेन का तेल कहा जाता है, मिर्बेन का तेल कहा जाता है। तो टीएनजी टाई नाइट्रोग्लिसरीन, और वो होती है टीएनपी माने टाई नाइट्रोफिनॉल होती है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल होती है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल होती है। इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। यह एक उत्तम विस्फोटक है, आरडीएक्स से भी अच्छा विस्फोटक होती है। लीजिए अगले नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगला नंबर सवाल का जवाब दे दिया जाए, क्या होने वाला है इसका आंसर, फटाफट बतला दीजिएगा आप। क्या है? भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, सही बात है कि हैवी वाहन जो होती है डीजल इंजन होती है। हैवी वाहन जो जितना भी सामान ढोने वाला गाड़ी होती है वो डीजल इंजन होती है, कि पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन नहीं होती है, डीजल इंजन होती है, क्योंकि इसकी दक्षता ज़्यादा होती है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, इफिशियंसी ज़्यादा होती है, अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, कम खर्च और ईंधन की बचत, उच्च क्षमता, हाँ कहिएगा हाई इफिशियंसी, सही बात है, एंड इकोनॉमिक सेविंग होती है, आर्थिक बचत होती है। सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। ये अगला सवाल क्या है हमारा, देख लिया जाए एक बार। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन सा आंसर आने वाली है इसका। क्या होगा आंसर इसका, बता दीजिए फटाफट। क्या होगा आंसर इसका, जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिए, कौन सा होगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट नहीं। मैग्नीशियम सल्फेट, तो कहिएगा MgSO4 नहीं। यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग हम लोग करते हैं अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, क्योंकि ये आग को फैलने नहीं देता है, आग को ये फैलने नहीं देता है, और इसका सूत्र होती है Al2SO4 का हमारा होती है, SO4 का होल 3 होती है, इसी का नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम है? एल्युमिनियम सल्फेट इसको कहा जाता है। और इसको अगर तोड़िएगा तो यहाँ पर एल्युमिनियम 3 गो आपका 3+ होगा, 2Al3+ और A3SO4 माइनस माइनस होगी यहाँ पर, ठीक ना। हाँ चलिए 24 का कौन नंबर आ रहा है भाई मेरे? सी नंबर ना होगा, सी नंबर हो जाएगा। लीजिए मिलान करना है, अब इसको मिलान कीजिए। कितना बार बताए हैं मिलान करने वाला आप लोगों को, ये बता दीजिए, इसका सही सही जवाब दे दीजिए आप लोग अब। क्या होगा इसका, बता दीजिएगा कौन सा होने वाला है इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SI आपका सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है हमारा? सिलिकॉन कार्बाइड SI
SiC, SiC2 सिलिकॉन कार्बाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये सूत्र लिखना है। इसी को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ये हमारा कृत्रिम हीरा होती है। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। ये बताइए कृत्रिम हीरा ये किससे मुलाकात किससे करना है? 3 नंबर से करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो कहिएगा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज किया जाता है। 1 नंबर से डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन ये क्या होती है? CFC होती है। इसी को ना कहते हैं आपका डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन होती है। इसी को CFC कहते हैं। क्लोरो आपका फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रियोन कहा जाता है, फ्रियोन। इसका उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। इसका मुलाकात 2 से करवा दीजिएगा। तो 3 आपका 1 2, 3 1 2, तो इसका मतलब कि इसकी मुलाकात हमारा 4 से हो जाएगा। कार्बन तंतु का यूज हम लोग 4 माने कि वायुयान में करते हैं। कौन नंबर हो जाएगा? तो कहेंगे कि ये रहा हमारा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 1 नंबर मुलाकात हो गई इसकी। कितना नंबर हो गया? 1 नंबर इसकी मुलाकात हो गई। तो ये बताइए फ्रियोन को क्या कहा गया है? डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन को फ्रियोन कहेंगे कि नहीं? इसी को ना फ्रियोन कहा जाता है, फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। CFC कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन होती है। इसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव पर्जक होते हैं। सजीव पर्जक माने क्या? वो आपका भी पेरस का मतलब होती है कि आपका ओभो एगो होती है ओभो भी पेरस और एगो होती है भी पेरस। देख लीजिए यहाँ पर, पहले समझना है बातों को। देखिए अब एक होती है हमारा भी पेरस, एक होती है यहाँ पर भी पेरस सजीव पर्जक। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। हाँ ये बात तो सही है। अस्थिल मछलियों में वात्सय आमतौर से विद्यमान होते हैं। कहिएगा ये भी हमारा सही है। लेकिन सभी इकाइनोडर्मेटा की बात किया जाए, जितने भी इकाइनोडर्मेटा होती है, ये पूछ रहा है कि ओभी पेरस होती है। देखिए भी पेरस का मतलब होती है, भी पेरस का मतलब हो गया यहाँ पर कि डायरेक्ट ये आपका बच्चा पैदा करता है। तो कहिएगा डायरेक्ट माने बच्चा देने वाला, बच्चा पैदा करने वाला जंतु, बच्चा पैदा करने वाला जंतु, बच्चा पैदा करने वाला जंतु। और एक होता है अंडा से बच्चा निकलता है। तो अंडा से जो बच्चा निकलता है अंड प्रजक होती है, ओभी पेरस होती है। उसको क्या बोलते हैं? ओभी पेरस। कहिएगा कि अंड प्रजक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अंड प्रजक कहा जाता है। अंडा से बच्चा निकलता है, अंडा से बच्चा निकलता है। जैसे पक्षी में कहा जाता है निकलता है। जैसे पक्षी की बात करेंगे, जनरली पक्षी आप देखिएगा तो वही कह रहा है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव पर्जक होते हैं। नहीं, सजीव पर्जक नहीं होते हैं। सभी आपका कुछ होते हैं सजीव पर्जक, लेकिन सभी कह रहा है। ये गलत हो गया, अब एक बात बताइएगा, कहिएगा ब्रिटल स्टार होती है। इसके अंतर्गत एगो आती है जैसे ब्रिटल स्टार, सब का सब नहीं होती है। कहिएगा कुछ इकाइनोडर्मेट जो होती है आपका भी पेरस होती है। भी पेरस का मतलब कि वो बच्चों को जन्म देती है, जिसमें हमारा ब्रिटल स्टार आ जाएगा। कुछ ही होती है। ब्रिटल स्टार जो होती है, ये इकाइनोडर्म्स जो होती है, वो हमारा आपका भी पेरस होती है, वो हमारा भी पेरस होगा। लेकिन बाकी सब का सब जो होगा ना हमारा, ओभी पेरस होती है। ओभी पेरस होती है माने अंड प्रजक होती है। अंड प्रजक इकाइनोडर्मेटा का ये गुण होती है, अंडा से बच्चा निकलता है। ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया। बाकी सब का सब सही है।
हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है? हमारे तंत्र में, हम लोगों के तंत्र में, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एटीपी का उत्सर्जन कहाँ से होती है? तो कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और कौन साइकिल द्वारा? क्रेब्स साइकिल क्रिया द्वारा। तो यह क्रिया जो होती है, क्रेब्स चक्र जो होती है, यह क्रिया जो होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स में होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस क्रिया का नाम है क्रेब्स साइकिल, नाम है क्रेब्स चक्र नाम है। ग्लूकोज का अपघटन नहीं, तो ग्लूकोज का अपघटन जो होती है, ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूटता है। और क्या चीज में? तो कहिएगा पायरुविक, आपका पायरुविक अम्ल में टूटता है। साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल में टूटता है। उस क्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है उसका? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है उसको। चलिए, आपके सवाल का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा गया है। किसको? केंचुआ को। क्यों भाई? तो कहिएगा केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। मित्र कहा जाता है, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि केंचुआ के मल में तो एक यूरिया पाई जाती है, और साथ साथ वो खेतों को भुरभुरा बना कर रखता है, पोरस बना कर रखता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि केंचुआ किसान का क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। सर्प, सांप या मेढक तो नहीं, केंचुआ हो जाएगा। लीजिए अगला है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि ये डेड सेल का बना होता है। कौन सेल का है ये? तो ये डेड सेल का है। इसमें कोई भी आपका सेल जीवित नहीं होती, इसलिए नाखून को आसानी से हम लोग क्या करते हैं? काट लेते हैं। बालों को आसानी से काट लेते हैं। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। सही जवाब। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं? नहीं, हड्डियां बनी होती है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो मतलब कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो ये जो है प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, इसमें कौन है? लैक्टेज है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट का है। ये पेप्सिन करता है। ये कौन करेगा? पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है ये। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? एक दिन और लिखवा दिए थे ये हम। तो देखिए आ गया कि नहीं क्वेश्चन। जो लिखवा देते हैं वो क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपसे पूछ ही दिया जाता है, और सभी किसी ना किसी मोड़ पर आ ही जाता है आपके पास। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन मानते हैं। इसी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन कहिएगा विटामिन डी होती है। डी होती है, ये हमारा हार्मोन कहलाता है। इसको हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और धूप से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक बताइएगा, टिश्यू का निर्माण या हमारे सेल, हमारे बॉडी को बनाता कौन है? हमारे शरीर का बिल्डिंग कौन करता है? तो ये प्रोटीन करता है। तभी तो हम लोग कहते हैं हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक जो होती है, हमारे शरीर को निर्माण जो करता है वो करता है प्रोटीन करता है। फैट, सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट से मिलती है। तात्कालिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो तात्कालिक ऊर्जा जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट के पचने से मिलती है तात्कालिक ऊर्जा। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? फैट देता है। कार्बोहाइड्रेट से कि प्रोटीन से? तो यहाँ प्रोटीन, क्योंकि ऊतकों का निर्माण करता है कौन? प्रोटीन करता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो दोनों का वनस्पति उद्भव है। दोनों का दोनों हमारा आपका ये प्लांट से प्राप्त होते हैं। स्टार्च और कौन? सेलुलोज। हाँ, दोनों बहुलक हैं। हाँ, दोनों का दोनों आपका ग्लूकोज के प्राकृतिक बहुलक है। ग्लूकोज के स्टार्च एंड सेलुलोज जो होती है, स्टार्च एंड सेलुलोज
सेलुलोज जो होते हैं ग्लूकोज के प्राकृतिक बहुलक हैं, ग्लूकोज के प्राकृतिक बहुलक हैं, प्राकृतिक बहुलक है हमारा, प्राकृतिक बहुलक है ये दोनों का दोनों। और ये बताइएगा स्टार्च में अगर मानकर स्टार्च आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, नहीं, सेलुलोज रंग प्रदान नहीं करता है। कहिएगा स्टार्च जो होती है आयोडीन के साथ रंग प्रदान करती है, आयोडीन के साथ दोनों, कहिएगा नहीं। स्टार्च जो होती है, स्टार्च आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, नीला काला रंग प्रदान करता है, काला रंग प्रदान करता है, नीला काला रंग प्रदान करता है। तो ये बताइएगा ये रंग जो देता है वही बतलाता है कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है। तो ये बताइए स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग प्रदान करता है, कौन रंग देता है, नीला काला रंग प्रदान करता है, नीला काला रंग प्रदान करता है ये। तो बताइएगा नीला काला रंग प्रदान करता है कौन, स्टार्च करता है आयोडीन के साथ मिलकर नीला काला रंग। तो एक को देगा, दोनों रंग प्रदान करता है, ये गलत हो गया हमारा, सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। कहिएगा इसे ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसे ऑक्सीजन कैरियर या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। सही बात है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। यह एक अणु है, यह एक अणु है, यह एक अणु है जो लोहा और प्रोटीन से बना होता है, जो लोहा और लोहा तथा प्रोटीन से बना होता है, से बना होता है, जो लोहा और प्रोटीन से बना होता है, कौन, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होती है। और ये बताइएगा इसको ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं या रेस्पिरेटरी पिगमेंट माने कि श्वसन वर्णक कहा जाता है, कौन वर्णक, श्वसन वर्णक के नाम से जानते हैं। किसको श्वसन वर्णक कहा जाता है, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। इसी के कारण ना आरबीसी का रंग लाल होती है, खून का रंग भी लाल होती है। तो लीजिए यहाँ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, नहीं, क्लोरोफिल पाई जाती है। बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ है, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो बोन मैरो से ज़्यादा है, अच्छा यहाँ मानव रक्त में पाई जाती है, ठीक है, हाँ। और उसमें भी हमारा ये हीमोग्लोबिन में पाए, आपका आरबीसी में पाई जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होती है, रिफ्लेक्स एक्शन। सुनिए मेरी बात, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि आपका हाथ अगर अचानक गर्म चीज पर पड़ जाता है तो क्या उसको डिसीजन लेने के लिए भेजिएगा ब्रेन के पास कि ब्रेन हमारा हाथ गर्म तावा पर पड़ गया है, हटाएं कि नहीं हटाएं, कि तुरंत हटा लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। तो उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर हम हमारे पास एगो देखिए कलम, हमारा कलम यहाँ पर रखा हुआ, कहाँ रख दे कलम, हम कलम यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए हमारा कलम यहाँ पर रखा हुआ है, हमारा मस्तिष्क कह रहा है कि कलम उठाकर लिखना है। तो ये बताइएगा एक डिसीजन जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, कहाँ पर, ब्रेन के पास जा रहा है, और वहाँ से डिसीजन आ रहा है कि हाँ कलम उठाकर पढ़ाना है। तो हम कलम उठाकर पढ़ाने लगे, तो ये तो डिसीजन बताइए मस्तिष्क दे रहा है। लेकिन अचानक अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जा रहा है तो क्या हम लोग मस्तिष्क से डिसीजन लेने जाएंगे कि जल्दी हटा, जल्दी डिसीजन दो, हटाना है कि नहीं, तुरंत हटा लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। ना ही हमारा प्रमस्तिष्क करती है, ना ही हमारा अनुमस्तिष्क करती है, ना ही सेरिबेरम आपका सेरिब्रम करता है, और ना ही सेरिबेलम करता है। तो ये बताइएगा, ये होती है फोर ब्रेन का हिस्सा होती है, और ये होती है आपका पश्च ब्रेन का हिस्सा होती है। ये जो होती है थॉट का केंद्र होती है, ये संतुलन का केंद्र होती है।
समझ गए बात, एकदम बुझ गए होंगे। अब ये आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हार्मोन है, एक तरफ कार्य दिया हुआ है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। सही जवाब है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का सेक्रेशन जब होने लगेगा आपके बॉडी में तो आपको नींद आने लगेगी भाई। ये मेलाटोनिन का सेक्रेशन अगर आपका मस्तिष्क में होने लगेगा तो नींद आने लगेगी आपको। निंद्रा का नियंत्रण, हाँ। गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन, ये गलत हो गया, यही सही सब सही जवाब हो गया। गलत कथन का ही चयन करने के लिए कह रहा है। अगले नंबर पर आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? किसमें है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कह रहा है। ये तो माइंड में एकदम खोपड़ी में अटा कर रखिएगा इस बात को। देखिए क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको पता होना चाहिए कि ये CO2 होती है, H2O होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कह दीजिएगा सनलाइट, और यहाँ पर होती है क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल तो यहाँ बन जाता है C6H12O6 होती है, H2O होती है, प्लस ऑक्सीजन मिलती है। बैलेंस कर दीजिए, इसको बैलेंस कर दीजिएगा तो 6 होगा, 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 12 हो गया, 6 हो गया, तो 12 दूना 24, तो यहाँ पर 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, 6 6 12 और 12 24, 6 दूना 12 और 12 24। तो यही हमारा प्रकाश संश्लेषण कह रहा है, यही ना फोटोसिंथेसिस की क्रिया है। और इसी में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु, एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज अणु के प्रत्येक अणु के, माने एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण में शामिल होती है, तो वो 18 एटीपी होती है। कितना? 18, 18 एटीपी होती है, 18 गो होती है, याद रखना है। कितने? तो कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में कितने एटीपी की आवश्यकता होगी? तो 18 एटीपी की आवश्यकता होगी, 18। लीजिए, पौधों में खूंटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? वही ना, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन होती है। कौन प्रवर्धन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन माने कि कायिक प्रवर्धन होती है, कायिक प्रवर्धन प्रवर्धन होती है, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो इसमें जड़, तना और पत्ती भाग लेता है। इसमें जड़, तना तथा क्या भाग लेता है? पत्ती भाग लेता है, पत्ती भाग लेता है। और याद रखेंगे जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, माने कि पौधों में खूंटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक प्रकार है, हमारा कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार होती है, जिसमें जड़, तना और पत्ती भाग लेती है। और ब्रायोफिलम में पत्तियां भाग लेती है। क्या चीज में? यहाँ पर लिख दे रहे हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में बताइएगा कौन भाग लेता है? पत्ती भाग लेता है, लीफ भाग लेती है, ये भी पूछता है। लीजिए अगला है कि शीतल पेय जैसे कोका में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? शीतल पेय जैसे कोक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? तो इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। शीतल पेय कोक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? शीतल पेय कोक में निकोटीन, टैनिन नहीं, चाय में निकोटीन नहीं, तो कहिएगा कैफीन होती है। शीतल पेय जैसे कोका में पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगी? तो ये मिल जाएगी हम लोगों को कैफीन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? कैफीन मिलेगी, कैफीन। लीजिए अगला है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन होती है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे सक्रिय रसायन, याद रखिएगा इसको, उसका नाम है एलिथ्रीन। क्या नाम है? एलिथ्रीन होती है, जो कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में आता है ना। मच्छर का अगरबत्ती आता है, लोग जला देते हैं, मच्छर क्या होती है? भाग जाती है, माने बेहोश हो जाती है। वो भाग जाती है, माने बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ा देर के कुछ समय के बाद में वो होश में आकर फिर अपना एक्टिविटी दिखाने लगता है वो। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो होती है एट्रोपिन, एट्रोपिन नहीं भाई, एलिथ्रीन होती है। क्या होती है? एलिथ्रीन होती है, एलिथ्रीन, एलिथ्रीन होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बिहार पूछता है यहाँ से क्वेश्चन ही। चलिए
कुछ क्वेश्चन ठीक था आज और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टेशन भी थी आज। ओके, थैंक यू। सभी से मिलते हैं फिर कल 245 सेट के साथ।